नमस्कार। रविवार की सुबह हमारी इस खास पेशकश टॉक सिनेमा में आप सबका स्वागत है। आज गांधी जी का शहीदी दिवस है और आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी और सिनेमा के रिश्तों पर। तो गांधी जी और सिनेमा के संदर्भ में चर्चा करने से पहले आज हम गांधी जी की स्मृति में, उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे साथ हमारी इस चर्चा में शामिल हैं प्रोफेसर जबरीमाल पारख, शरद दत्त, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक और नीलेंदु सेन। इन हमारे 4 खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं अपनी इस चर्चा में और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि गांधी जी पर बात शुरू करने से पहले, गांधी जी और सिनेमा पर बात शुरू करने से पहले हम आज 1 मिनट का मौन रखेंगे उनके सम्मान में। तो उस मौन के बाद ही हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो हम गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखते हैं ऑन एयर। जी, हम बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ हमारी इस खास पेशकश टॉक सिनेमा में। आज हम गांधी जी और सिनेमा के रिश्तों पर बात करने वाले हैं। आज का हमारी चर्चा का शीर्षक है हिंदी सिनेमा में कितनी गांधीगिरी, सिनेमा में कितनी गांधीगिरी। और इस बातचीत में मेरे साथ शामिल हैं कुछ बहुत खास मेहमान। हमारे साथ शामिल हैं शरद दत्त जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ फिल्म स्कॉलर हैं, दूरदर्शन से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, सिनेमा पर कई किताबें लिख चुके हैं और सिनेमा और संस्कृति के बारे में बहुत गहरी जानकारियां रखते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जबरीमाल पारख, जो सिनेमा के एक बहुत गंभीर अध्येता हैं, सिनेमा की प्रवृत्तियों पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, जिन्होंने गांधी और सिनेमा के रिश्तों पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जिसके बारे में हम आज इस अपनी खास बातचीत में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरे साथ इस बातचीत में शामिल हैं नीलेंदु सेन, जो कि टेलीविजन की दुनिया में पत्रकारिता में एक बहुत जाने-माना नाम है। फिल्म पत्रकारिता में, सांस्कृतिक पत्रकारिता में दूरदर्शन के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया, फिर आज तक जैसे चैनल में काम किया और मूवी पिक्चर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं जो सिनेमा से संबंधित हैं। नीलेंदु सेन, आप सबका स्वागत है इस बातचीत में। मैं बातचीत की शुरुआत कौशिक साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी किताब जो है वो खास तौर पर गांधी और सिनेमा के रिश्तों पर ही है। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि गांधी जी जो है वो सिनेमा को पसंद नहीं करते थे। खास तौर से ये कहा जाए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वो नापसंद करते थे और अपनी इस नापसंदगी को उन्होंने कई बार बहुत खुले तौर पर ज़ाहिर भी किया और इससे सिनेमा के जो लोग थे, खास तौर से ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने कि एक खुला खत ही लिख दिया था गांधी जी को कि आप कम से कम सिनेमा के बारे में अपनी राय बदलें। तो गांधी जी की ये राय क्यों थी और क्या था और किस तरह से गांधी जी को हमने सिनेमा में देखा है, इस पर हम कौशिक साहब की राय जानना चाहेंगे उनकी शुरुआती टिप्पणी में, प्लीज। जी अमिताभ जी, धन्यवाद आपका। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये तो एक तरफा प्यार था। दोनों की शुरुआत आप समझेंगे कि मतलब अराउंड द सेम टाइम होती है। 1913 में हमारी फिल्म आती है पहली और 1915 में गांधी जी आते हैं वापस वहां से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन इसमें जो था, शुरू में सिनेमा को बहुत प्यार था बापू से। लेकिन बापू, अगर आपको याद होगा, कि वो जो जनरेशन थी, पूरी जनरेशन थी जो हमारे दादा नाना वाली जो थी, वो सिनेमा को नहीं लाइक करती थी। मेरे को ध्यान है, मतलब अच्छी तरह से ध्यान है, मेरे नाना जी
बिल्कुल लाइक नहीं करते थे सिनेमा को। मेरे दादाजी वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो दोनों उसी जनरेशन के थे। उस समय असल में सिनेमा को बहुत उस तरह से देखा जाता था, क्या हीन दृष्टि से देखा जाता था कि सिनेमा कोई अच्छी चीज नहीं है। और इसीलिए, और क्योंकि गांधी जी तो संत थे, महात्मा थे, और महात्मा तो उस समय बिल्कुल मतलब ऑपोजिट हो गया सिनेमा का। सिनेमा को ऐसा मानते थे कि ये नाचने गाने वाले हैं, और अब महात्मा का उनसे कैसे वो हो सकता था। आपको याद होगा गांधी जी के जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे, इतने सारे, हाफ अ डजन न्यूज़पेपर्स थे, व्यूज पेपर जिनको वो बोलते थे, उसमें भी मतलब सिनेमा के बारे में कभी कुछ नहीं आता था। और जो न्यूज़पेपर्स उस समय आते थे, गांधी जी उनको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। और वो उसका रीजन यही था क्योंकि गांधी जी को लगता था ये उस तरह की फोटोग्राफ छापते हैं जो ऑब्सीन टाइप की जो फोटोग्राफ्स होती हैं, उस तरह की फोटोग्राफ छापते हैं। और गांधी जी क्योंकि आपको ध्यान होगा जो गांधी जी की जो उनकी 11 जो उन्होंने वो लिए थे, जो शपथ ली थी, एकादश जो व्रत, जैसे, एकादश व्रत। जी 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 जी, जैसे सत्य बोलने का, और अहिंसा का पालन करने का, और वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ, और स्वदेशी के साथ, और उसमें सब धर्म सद्भाव भी था, समधर्म समभाव भी था। और उसकी, और उसी में एक उनका ब्रह्मचर्य का वो भी था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उनको लगता था इस तरह की चीजें देखने से, सिनेमा देखने से, और ये जो मतलब क्या नाच गाना देखने से, उनको लगता था ये नई जनरेशन पे गलत असर डालेगा, और ये जो है नई जनरेशन को गलत चीजों में धकेलेगा। तो इसलिए गांधी जी सिनेमा को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक तरफा प्यार था, क्योंकि गांधी जी उस समय बहुत बड़े थे और सिनेमा छोटा था। सिनेमा छोटा था, और लेकिन सिनेमा को बहुत प्यार था गांधी जी से। क्योंकि आपको ध्यान होगा शुरू शुरू में जो फिल्में बनती थी, जो दादा साहब फाल्के जी थे, वो वहां से सिनेमा सीख के आए थे, इंग्लैंड से, वहीं से कैमरा लेके आए थे। और सिनेमा भी वो इंग्लैंड का फॉलो करते थे। और वो सारी फिल्में जो है माइथोलॉजी पे होती थी, और उसमें कभी गांधी जी गरीब दास बन के आ जाते थे, गरीब दास का कैरेक्टर बन के आते थे। और उस समय बल्कि 60s तक, मैं कहूंगा 60s तक गांधी जी खूब रहे हैं सिनेमा में। क्योंकि वो सिनेमा जो था वो उस तरह का सिनेमा था, हमारा जो आदर्शवादी सिनेमा था, जिसमें क्या सच भी होती थी, और नॉन वायलेंस भी होती थी। ये सारी चीजें होती थी जो जो मतलब गांधी जी के आदर्श थे, और जो जो हमारे क्या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के जो आदर्श थे, वो सारे आदर्श थे उसमें। और उसके बाद में, लेकिन फिर तो आपको पता ही है 60s के बाद में क्या हुआ। फिर राजेश खन्ना आ गए, और फिर तो गांधी जी को लोग बिल्कुल भूल गए। क्योंकि राजेश खन्ना तो, वो तो पूरा मतलब रोमांस का समझो एक तरह से सिनोनिम थे। और उसकी वजह से गांधी जी बिल्कुल गायब हो गए, और फिर अमिताभ बच्चन आ गए, और एंग्री यंग मैन, वो तो कोई स्पेस ही नहीं छोड़ते फिर गांधी जी के लिए बिल्कुल भी। क्योंकि वो तो स्टेट से, और उसकी स्टेट की पॉलिसीज से, और स्टेट जो इम्प्लीमेंट करता है, जो चीजें, जो वेल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है, वो तो उसके सबके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन थी, सबके खिलाफ निराशा थी। और फिर ये भला हो इनका, अपने राजकुमार हिरानी जी का, कि इन्होंने वो फिल्म लेके आए, ये लगे रहो मुन्ना भाई। और इन्होंने कोशिश की कि गांधी जी को फिर से स्थापित किया जाए, जो कि बहुत अच्छी कोशिश थी। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लगे रहो मुन्ना भाई। क्योंकि जब आप गांधी जी के बारे में लोगों से उनकी लैंग्वेज में, ये बहुत जरूरी है, उनके इडियम्स में, उनकी लैंग्वेज में जब बात करोगे, तो गांधी जी समझा सकते हो।
अब इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, अभी यंग है, अभी ये कुछ बात कर रहे थे कहीं पे हिंदुत्व, हिंदुइज्म और उस तरह का वो चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं आपको जो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें लोगों को इतना समझ में नहीं आती हैं, खासकर लेमैन को। अगर आप उनके लिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये हिंदुत्व, हिंदुइज्म और फला ढिमका। और मैं सिर्फ इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गांधी जी के बारे में अगर आप क्योंकि गांधी जी मास के लीडर थे, सारे देश के लीडर थे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांधी जी सबसे बड़े लीडर थे। और जैसे अगर आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जी वो इलीट के लीडर थे, लेकिन गांधी जी नीचे तक सबके लीडर थे। इनफैक्ट कोई किसी नेता ने ये भी बताया था कि हम लोग बहुत बड़ा लीडर समझते हैं अपने आप को जब हमारे उसमें 10,000 की भीड़ आ जाती है, लेकिन गांधी जी तो ऐसे थे जब वो कहते थे कि हम लोग सारे जो है उपवास करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो बोला करोड़ों लोग ऐसे थे जो खाना नहीं खाते थे। तो वो तो मास के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे। और उनकी उनके बारे में अगर आपको बताना है तो लोगों की लैंग्वेज में बताइए, लोगों की भाषा में बताइए, क्योंकि नहीं तो अगर आप वो उस तरह के जार्गन्स यूज करेंगे, उस तरह की चीजें यूज करेंगे तो मुश्किल होगा उनके बारे में समझाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो लगे रहो मुन्ना भाई आई, और उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह गांधी जी की जो फिलोसफी है, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, हो सकता है अहिंसा पे मतलब इतना बढ़िया उन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि अहिंसा तो ऐसी चीज है जो सिनेमा में कभी रही नहीं है। मतलब उपवाद उसके हो सकते हैं, लेकिन क्या है वो दिक्कत क्या है कि वो सिनेमा को तो बदला चलता है ना, वहां पे बदला लेंगे और ये करेंगे, वेंडेटा जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां पे जो है अहिंसा के उसमें लगे रहो मुन्ना भाई भी पूरी तौर पे न्याय नहीं कर पाए गांधी जी के साथ में। लेकिन ये फिल्में बहुत अच्छी थी, और ये भी अच्छी थी मेकिंग ऑफ द महात्मा, मुझे बड़ी पसंद है वो श्याम बेनेगल जी की फिल्म, गांधी से ज्यादा पसंद है। क्योंकि गांधी में तो क्या अपने गांधी जी जो है सुपर हीरो है, सुपर हीरो है जो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, जो आएंगे और सब कुछ बदल देंगे, जबकि गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी तो क्या मतलब ये तो सब पे अप्लाई होता है, बल्कि ये सब लोग ऑर्डिनरी होते हैं शुरू में, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं वो अपनी डीड से। तो गांधी जी का भी यही था। गांधी जी आपको याद होगा जब लंदन में गए थे और वहां पे एक वो वेजिटेरियन सोसाइटी का कुछ था, और वहां पे गांधी जी को बोलना था, तो गांधी जी कहते मैं लिख के लेके गया था, लेकिन पढ़ना शुरू किया तो पैर कांपने शुरू हो गए, मुझे लगा गिर जाऊंगा। तो गांधी जी तो वहां से आए थे। तो जी गांधी जी का तो एवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज है। जी नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना शुरुआती वक्तव्य रखा है, और लगे रहो मुन्ना भाई का जिक्र आपने किया। हम सभी लोग जानते हैं और मानते हैं कि हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई ने गांधी जी को एक नए ढंग से पेश किया था। लेकिन उससे पहले जो फिल्में हैं, आपने गांधी का जिक्र किया और मेकिंग ऑफ महात्मा का जिक्र किया। मैं शरद दत्त जी के पास चलना चाहूंगा, क्योंकि वो सिनेमा को एक बहुत लंबे समय से बहुत गहरे अंदाज में देखते रहे, और उस पर उन्होंने काफी उसकी व्याख्याएं भी की हैं। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांधी और सिनेमा का ये जो रिश्ता है, जो कि हम आज बात कर रहे हैं सिनेमा में कितनी गांधी गिरी, तो गांधी सिनेमा में मुख्यतः तीन तरीके से दिखते हैं। या तो जो गांधी पर फिल्में बनी, यानी बायोपिक्स जिसको हम कह सकते हैं, यानी एक तो गांधी फिल्म है, या फिर मेकिंग ऑफ महात्मा है, या और भी जो फिल्में उन पर बनी हैं, या फिर गांधी किरदार के तौर पर दिखते हैं ऐसी फिल्मों में जहां गांधी, जहां किसी नेशनल लीडर पर कोई फिल्म बनी है, मान लीजिए कि सरदार पटेल पर या नेहरू पर या अंबेडकर पर या भगत सिंह पर, और उसमें गांधी एक किरदार के तौर पर दिखते हैं। तीसरी जो सूरत है गांधी की, वो ये कि जो गांधीवादी नायक, जिसकी बात नरेंद्र कौशिक जी ने भी कही कि 60s तक वो कहीं ना कहीं दिखता था कि गांधी के आदर्शों पर चलने वाला। आप जो है वो गांधी और सिनेमा का जो रिश्ता है उसको किस तरह से देखेंगे? और खासतौर से मैं
आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि गांधी फिल्म का यहाँ जिक्र बहुत सरसरी तौर पर हुआ है, और कौशिक साहब ने कहा कि वो मेकिंग ऑफ महात्मा जो है उनको गांधी से ज्यादा पसंद है, क्योंकि गांधी को उसमें एक तरीके से रिचर्ड एटनबरो ने उनको एक सुपर ह्यूमन की तरह दिखाया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं आशीष को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के दिन ये विषय चुना। आज गांधी को गए हुए 74 साल हुए और अगले साल उनकी 75वीं अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जो भी कहिए आप। लेकिन ऐसा है कि गांधी जो है वो सुपर हीरो देश के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर थे वो। और ये बड़ी दिलचस्प बात है गांधी जी के बारे में, बहुत सी चीज़ें जो देखने में आई कि गांधी जी वॉज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में जितनी तस्वीरें गांधी जी की ली गई वो शायद किसी की नहीं ली गई। इसी तरह गांधी जी को सिनेमा पसंद नहीं था, और ये भी बड़ी अचरज की बात है कि गांधी जी ने अपने बचपन में एक ही प्ले देखा था, सत्यवादी हरीशचंद्र, और उनका उस नाटक का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने पूरा का पूरा वही फिलॉसफी अपनाई। लेकिन जब गांधी जी का आगमन होता है साउथ अफ्रीका से, तो उस वक्त दादा साहब फाल्के की राजा हरीशचंद्र फिल्म रिलीज होती है। गांधी जी ने फाल्के की कोई फिल्म नहीं देखी, जबकि उस वक्त की जो अर्ली फिल्म थी वो सब पौराणिक विषयों पर थी। और फिल्म सिनेमा का जो एकदम शुरुआत हुई थी लुमियर ब्रदर्स के बाद, तो उस वक्त भारत में प्रयास तो शुरू हो गए थे फिल्मों के, मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में प्रभात स्टूडियो आ चुका था तब तक। तो वो सारी फिल्में जो थी वो गांधी जी हमेशा केंद्र बिंदु रहे सिनेमा के लिए। और गांधी जी ने एक फिल्म देखी, वो भी 1943 में, ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो खत उन्हें लिखा था फिल्म इंडिया में जो प्रकाशित भी हुआ था, वो 1939 में लिखा था। और उन्होंने गांधी जी को सब बातें लिखी थी कि देखिए, आप जो भी आपके वो हैं, आपके इश्यूज हैं, उन पे तो सिनेमा बहुत काम कर रहा है। जैसे आप शराबबंदी के खिलाफ हैं, इस पर बहुत फिल्में बनी हैं। आप नारी उत्थान के बारे में बात करते हैं, इस पर बहुत फिल्में बनी हैं। तो सामाजिक बुराइयों जिनको लेकर गांधी जी का स्ट्रगल चल रहा था, वो सब कुछ हमारे सिनेमा में आ गया था। आज गांधी जी पे 100 से ज़्यादा फीचर फिल्म अवेलेबल हैं और सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज थे। मुझे गांधी जी से और सिनेमा से प्यार इसलिए भी रिश्ता जुड़ता मेरा कि मैं दूरदर्शन पर लंबे साल तक 40 साल तक मैं रहा वहाँ। इस बीच में मुझे बहुत से कार्यक्रम करने पड़ते थे, विशेषकर एनिवर्सरी प्रोग्राम्स। तो ये इत्तेफाक था कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को मुझे गांधी जी के प्रोग्राम बनाने होते थे। और इसी सिलसिले में मैं एक शख्स से मिला जिनका नाम सुना लोगों ने, जरूर सुना होगा, प्रोफेसर B.R. नड्डा जी। वो गांधीयन स्कॉलर थे, बायोग्राफर थे। और मैं उनको अपना गांधी गिरी का गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सही मानों में गांधी को समझा। तो नंदा जी के साथ मैंने बहुत अच्छे प्रोग्राम दूरदर्शन पर प्रोड्यूस किए थे। तो जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि अगर आपने 1 साल कर दिया तो अगले साल भी आप ही को करना, तो ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। मुझे याद है कि मैं नंदा जी के बहुत सानिध्य में रहा लगभग 30 साल तक। और उन्होंने जो किताब लिखी थी गांधी पे 1948 में, गांधी, और ये भी दिलचस्प बात है कि हालांकि मैं नरेंद्र भाई से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता, कि मैं समझता हूँ कि गांधी पे बेहतरीन फिल्म जो ट्रिब्यूट है वो 2 तो मुझे याद हैं। एक तो विठल दास पंचोटिया नाम के एक शख्स थे जिन्होंने गांधी सेंटिनरी ईयर में 4.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और वही डॉक्यूमेंट्री एटनबरो के लिए, एटनबरो ने उस फिल्म को कई बार देखा, उस डॉक्यूमेंट्री को, क्योंकि उसमें लाइव फुटेज थी और अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का सारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का। और सबसे ज़्यादा फुटेज गांधी जी की अंग्रेजों ने की, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही थी। पहले थोड़ा सा वो था उनको, लेकिन जब उनको समझ आ गया कि अब हम ये खेल ज़्यादा खेल नहीं सकते और गांधी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकते,
तो फिर उन्होंने उन फिल्मों को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया। तो गांधी के बारे में तो ये जितना मैं समझता हूँ कि मैंने एक बार नंदा जी से सवाल पूछा था कि नंदा जी हाउ रेलेवेंट गांधी इज टुडे, तो उनका जवाब था कि गांधी इज मोर रेलेवेंट टुडे देन हिज ओल्ड टाइम्स। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको गांधी पे किताब लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दिया, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि आई नेवर लाइक गांधी। तो मैंने कहा आपने गांधी, आप तो खुद ही गांधी की का जीवन जी रहे हैं, आप गांधीयन है ट्रू। उसने एक बड़ी दिलचस्प कहानी, उसमें मैं सिविल सर्विसेज में बैठा, मेरे पिता की इच्छा थी, लेकिन मेरा चयन रेलवे सर्विस में हुआ है, इंपीरियल रेलवे में। मैं फिरोजपुर में पोस्टेड था। तो मैं बैचलर था, तो मैं अपना ये वीकेंड पे एक बुक स्टोर पे जाता था, वहाँ से मैं किताबें खरीदता था। तो मैं उसी बुक स्टोर में किताबें देख रहा था और मैंने लेनी थी, वो मैंने सेलेक्ट कर ली थी। तभी मुझे दुकानदार ने एकदम कहा, शॉपकीपर ने, कि मैं अब जल्दी जल्दी बाहर जाइएगा, दुकान बंद कर रहे हैं। तो जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि अभी तो 5:30 बजे हैं, आप कैसे दुकान बंद कर सकते हो? उसने, आपको मालूम नहीं कि गांधी जी को किसी ने गोली मार दी? तो नंदा जी ने कहा कि मैं 30 जनवरी को ठंड थी फिरोजपुर में, लेकिन मैं पैदल ही चल पड़ा और मेरी आंखों में इस कदर आंसू बह रहे थे कि मुझे लगा जैसे कि मेरा फादर की डेथ हुई। तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और मुझे इस किताब को लिखने में 8 साल लगे और उस किताब के लगभग 52 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उसका तर्जुमा हो चुका है। तो गांधी जी वॉज द मोस्ट फोटोग्राफ्ड मैन, मैक्सिमम फिल्में उनमें हैं, मैक्सिमम किताबें गांधी पे लिखी गई हैं। और मैं समझता हूँ कि नंदा जी की इस बात से अब बिल्कुल सहमत हूँ कि गांधी इज मोर रेलेवेंट टुडे। आज गांधी की उस छवि को धूमिल किया जा रहा है जो नैरेटिव इंडिया में चल रहा है। कुछ लोग गॉडसे को हीरो बनाने के लिए वो है, हालांकि इसमें, लेकिन गांधी के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि गांधी सिर्फ सिनेमा के रोल मॉडल नहीं थे, चाहे वो संगीत जाहिर हो, है। चाहे संगीत हो, चाहे नाटक हो, हर चीज में, हर दौर में उन पे नाटक लिखे गए। उन पे मुझे याद है सेंटनरी ईयर में कुमार गंधर्व ने एक राग मोहन बनाया था। फिर 150 साल जब उनके हुए तो अमजद अली खान ने कुछ राग क्रिएट किए थे। तो इस तरह वो चाहे संगीत हो, साहित्य हो, फिल्में हो, टेलीविजन हो, गांधी हमेशा मौजूद रहेंगे और उनकी प्रासंगिकता कम नहीं होगी। जी जी शरद जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शुरुआती टिप्पणी के लिए। सॉरी पारक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो शरद जी बात कह रहे थे कि गांधी आज ज्यादा रिलेवेंट है, तो आज जिस तरह का सिनेमा हम देख रहे हैं और अभी हम जिस तरह की फिल्मों की बात कर रहे थे गांधी को लेकर के, आप हमें कुछ, चूंकि आप फिल्मों की जो प्रवृत्तियां हैं उनका बहुत गंभीरता से अध्ययन करते हैं और आपने कई किताबें लिखी हैं, तो वो कुछ फिल्में आप हमें फिल्मों के उदाहरण से आप जरा समझाएं हमें कि किस तरह से गांधी जो है वो आजादी की लड़ाई के दौरान से लेकर के और जहां तक जो 60s 70s का टाइम आता है वहां किस तरह रिलेवेंट रहे। बाद में फिर हमने देखा कि गांधी फिल्म बनी और उसके बाद फिर मेकिंग ऑफ महात्मा भी आई और फिर कई सारी फिल्में बनी हैं। तो श्याम बेनेगल का स्टेटमेंट मुझे याद है जो उन्होंने कहा था कि जब मेकिंग ऑफ महात्मा बनाई, उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई गांधी सबसे ज्यादा, जो शरद जज्जी जी भी कह रहे हैं कि गांधी सबसे ज्यादा फिल्माए गए इंसान है और उन पर कई सारी फिल्में बनी हैं और उनके विचारों को ध्यान में रखकर कई सारी फिल्में बनी हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ फिल्मों की मिसाल देकर के हमको ये बताएं कि किस तरह से गांधी जो है वो हिंदी सिनेमा के एक केंद्र बिंदु रहे हैं, कि हीरो रहे हैं। सबको नमस्कार। आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई दृष्टियों से हम 30 जनवरी के बहाने गांधी को याद कर रहे हैं, गांधी की शहादत को याद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांधी का जो प्रभाव है, जो जाहिर है कि सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, जैसा शरद जी ने कहा, वो एक तरह से कहना चाहिए कि शायद हिंदुस्तान के किसी और नेता की तुलना में सबसे ज्यादा चर्चा विश्व पैमाने पर होती है या उनका प्रभाव है तो वो महात्मा गांधी है।
महात्मा गांधी को फिल्में पसंद थी या नहीं थी, ये ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने कही कि गांधी का प्रभाव गांधी के जीवन के दौरान ही फिल्मों पे दिखाई देने लगा था। अगर हम 1930-40 की खास तौर पर सवाक फिल्मों की चर्चा करें तो हम उन फिल्मों के मतलब जैसे अछूत कन्या फिल्म को हम समझ ही नहीं सकते अगर हमारे सामने गांधी और अंबेडकर के बीच में जो पूना एक्ट हुआ था, वो पूना एक्ट का प्रभाव था जिसने ऐसी फिल्मों की तरफ यानी कि दलित उत्थान के सवाल को फिल्मों के अंदर लेकर आए। और न केवल 1936 में बनी अछूत कन्या बल्कि 1940 में अछूत नाम से एक और फिल्म बनी। इसी तरह से सत्याग्रह जो है वो भी हमें कई फिल्मों में दिखाई देता है। आप 1946 में जो बनी फिल्म थी ख्वाजा अहमद ने जिसे डायरेक्ट किया था, नाम मेरा एकदम उतर रहा है दिमाग से, नीचा नगर, और जो बहुत ही इप्टा की जो फिल्म थी, तो मेरे कहने का मतलब है कि उन फिल्मों को भी देखें तो उसमें भी आपको आप दिखाई देगा कि एक खास बात जो मैंने नोट की कि फिल्म बनाने वाले, फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले, फिल्म के लिए गीत लिखने वाले, फिल्म के निर्देशक, वे ज्यादातर वामपंथी हैं, लेकिन जो फिल्में बना रहे थे वो वैचारिक दृष्टि से गांधी के विचारों के ज्यादा नजदीक थे, और वो गांधी के विचारों के ज्यादा, गांधी नेहरू के विचारों के ज्यादा नजदीक। और कई तो इस तरह की फिल्में बनी हैं जिसमें एक तरह से गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग किया गया, जैसे 2 आंखें 12 हाथ, 2 आंखें 12 हाथ फिल्म, जिसमें जो खूंखार अपराधी होते हैं उनको जेलर जो है एक फार्म हाउस में ले जाके रखता है खुले में, और फिर वो उनमें बदलाव के लिए प्रयत्न करता है कि वो अपनी हिंसक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए और खेती करे, किसानी जिए। वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी वी शांताराम की, और उस फिल्म में आप देखेंगे कि ये चीज हम देख सकते हैं। इसी तरह से जिस देश में गंगा बहती है, जिसमें किसानों डाकुओं के जीवन को, डाकुओं को हिंसा से मुक्त करा के समर्पण के लिए तैयार किया जाता है। तो ये 2 फिल्मों के मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन अगर आप देखें तो मदर इंडिया का जिस तरह से अंत होता है, या ऐसे ही मुझे जिन्हें 2 फिल्म में देखे, या नया दौर फिल्म है, तो उस दौर की जागृति, दोस्ती, बूट पाली, इन सब फिल्मों को हम समझ ही नहीं सकते अगर हम इस बात को ध्यान न रखें कि गांधी का वैचारिक रूप से हिंदी सिनेमा खास तौर पर 1950-60 की जो फिल्में हैं उन पर कितना दूर तक और कितना गहरा प्रभाव था। वो प्रभाव केवल हिंसा और अहिंसा का नहीं था, वो केवल सत्याग्रह नहीं था, बल्कि जीवन के प्रति, जीवन को देखने के प्रति दृष्टि, मतलब जागृति फिल्म में जो शिक्षा का सवाल उठाया गया है, वो शिक्षा का सवाल जो है वो उस बुनियादी शिक्षा के दृष्टि से मिलता है जो गांधी ने पेश किया था। या उन फिल्मों में, जिन फिल्मों के अंदर स्त्री उत्थान की बात है, जिसमें जो है अब बूट पालिश फिल्म, अब बूट पालिश फिल्म के अंदर पालिश करना, भीख मांगने की बजाय बूट पालिश करना, यानी कि काम करके अपना जीवन गुजारना, ये जो चीज है ये गांधी से प्रेरित है, क्योंकि गांधी भी अपना काम अपने हाथ से करने पर बहुत जोर देते थे। एक बहुत अच्छा अनुभव विलायत खां का मैंने अभी पढ़ा था संस्मरण, जिसमें कि वो चाहते थे कि अपना वाद्य जो है गांधी जी को सुनाए, और वो गांधी जी को सुनाने गए तो गांधी जी जो है कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद में कहा अच्छा सुनाओ, और जब वो सुनाने शुरू कर रहे थे उससे पहले वो अपना चरखा चलाने लगे। विलायत खान ने पहले तो लगा कि ये तो बहुत ही इरिटेटिंग है, मैं तो बजा रहा हूँ और ये चरखा चला रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में विलायत खान को महसूस हुआ कि एक रिद्म पैदा हो गई है चरखा में और उनके बजाने में, और वो अद्भुत है।
तो ये जो अनुभव है इस तरह का जैसे अभी शरद जी ने BR नंदा का जो संस्करण सुना है कि वास्तव में गांधी हमारे जाने या अनजाने हमारी चेतना में, हमारी सोच में, मतलब मैं अपने लंबे समय से एक वामपंथी झुकाव के बाद मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव उन वामपंथियों पर है जो क्रिटिकली गांधी जी की बहुत सारों से असहमत है, लेकिन वो मतलब कहना चाहिए कि अगर उनका कोई आदर्श है हिंदुस्तान में तो वो गांधी है। गांधी का जीवन, गांधी का दर्शन, तो ये चीज फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट होती है और ये फिल्मों में लगातार होती है। लेकिन 1963 ये मतलब संयोग ये है कि जिस समय हमारी राजनीति से नेहरू का एक तरह से नेहरू का देहावसान हो जाता है, उसके बाद हिंदी सिनेमा में भी गांधी का प्रभाव कम होने लगता है और उसकी जगह एक प्रतिशोध, और ये प्रतिशोध जो है रिवेंज, ये रिवेंज उस दौर की राजनीति का भी असर है जो जनता की आकांक्षाओं को शायद पूरा नहीं कर पाई थी और जिसके कारण एक तरफ नक्सल आंदोलन जैसी चीजें भी हुई थी, दूसरी तरफ फिल्मों में अमिताभ बच्चन जैसे गुस्सेल और कहना चाहिए कि ऐसा नायक जो खून का बदला खून में लेने में विश्वास करता है, और ये असर काफी दूर तक रहा। ये केवल अमिताभ बच्चन की फिल्मों में नहीं रहा, बल्कि हम उन फिल्मों में भी देख सकते हैं जो समानांतर सिनेमा है। समानांतर सिनेमा में भी बहुत सी फिल्में इस तरह की बनी, दामुल जैसी, जिसमें हिंसा के द्वारा जो है चीजों को हल करने की कोशिश की गई। हिंसा से केवल हिंसा पैदा होती है, हिंसा से कोई समाधान नहीं हो सकता। ये गांधी विश्वास नहीं करते हैं, ये हर समय का अपना सत्य है। हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता और ये जो एक बड़ी सच्चाई है, ये फिल्मों ने काफी समय तक उसे निभाया, अपनी फिल्मों के माध्यम से कहा। लेकिन 70-80 का दशक जो है, इस दृष्टि से एक कहना चाहिए कि गांधी से दूर हटने और हिंसा को केंद्र में लाने वाली फिल्मों था। लेकिन जाहिर है कि उसी समय जब किसी चीज की अति होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। उसी समय रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई गांधी, और मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी। मुझे नहीं मालूम कि गांधी को उन्होंने सुपर हीरो की तरह पेश किया या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा। मैंने एक बार एक सवाल पूछा था हिंदी के एक बड़े लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, और उनसे ये उन्होंने लिखा था, द्विवेदी जी ने, मैंने उनसे पूछा कि आपने बाण भट्ट की आत्मकथा में ये बताया है कि कोई भी स्त्री जो बाण के संपर्क में आती है वो उससे बहुत प्रभावित होने लगती है और प्यार करने लगती है, तो ये कैसे संभव है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? महात्मा गांधी से इस देश के करोड़ों लोग प्यार करते थे, करोड़ों लोग। ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के लिए जो करोड़ों लोग प्यार करते थे, सच्चा प्यार, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी को उस समय नहीं मारा होता तो आज जो राजनीति हमारे यहाँ पर हावी है वो शायद आज से 40 या 50 साल पहले पूरी ताकत के साथ आने की कोशिश करती। गांधी के बलिदान है हिंदुस्तान को इस सांप्रदायिक फांसीवाद की राजनीति को लगभग पीछे 50 साल पीछे धकेल दिया, और आज अगर वो सफल हो रहे हैं तो इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि हम गांधी से पीछे हटते जा रहे हैं। हमारे सामने गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगे रहो मुन्ना भाई, फिल्म चाहे बहुत पॉपुलर ढंग से कहती हो, लेकिन ऐसी कई फिल्में हैं जो गांधी को बार बार हमें याद दिलाती है कि हमें गांधी के रास्ते को अपनाना चाहिए। गांधी के रास्ते को निश्चित रूप से एक क्रिटिकली देखते हुए,
लेकिन जो नैतिक ताकत उनके अंदर थी। जी, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं पारक साहब। मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आपकी बात से मुझे फिर वो ख्वाजा अहमद अब्बास की चिट्ठी याद आ जाती है जो उन्होंने लिखी थी। दरअसल अब्बास जो है वो मतलब इस बात से बड़े व्यथित थे कि गांधी जी ने सिनेमा को शराब, जुए, सट्टे और व्यभिचार जैसी चीज़ों से जोड़ के उनका मानना था कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, लोगों को पॉल्यूट करती है। और उन्होंने बार-बार गांधी जी ने हरिजन में उन्होंने बाकायदा एक लेख में लिखा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं तो इसको मतलब इसके खिलाफ आंदोलन करूंगा, इसको बंद करें, क्योंकि ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने जो समय दिया है उस समय को अगर आप सिनेमा में व्यतीत करते हैं तो वो बर्बादी। तो अब्बास इससे इतना व्यतीत हुए कि उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखी जिसका जिक्र हम बार बार अपनी स्क्रीन पर वो चिट्ठी दिखाकर भी कर रहे हैं, जिसमें अब्बास ने कहा था कि महात्मा जी आप बहुत बड़े इंसान हैं और आपको ये, अब्बास ने कहा है कि ये हमारा छोटा सा खिलौना है, ये हमारा छोटा सा खिलौना। देखिए हम ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। अब्बास ने जो 1939 में फिल्म इंडिया पत्रिका में चिट्ठी लिखी थी तो उसमें उन्होंने कहा कि आपके बयानों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य और दुख हुआ है, जिनमें आपने सिनेमा को थोड़ा हिकारत के भाव से देखा है जैसा मुझे लगा। आपने सिनेमा को जुआ, सट्टा, घुड़दौड़ आदि जैसी बुराइयों के साथ रखा है, जिससे आप जाति बहिष्कृत होने के डर से दूर रहते हैं। मुझे नहीं पता कि सिनेमा के बारे में आपके इतने विचार बुरे कैसे बने। मैं साफ तौर पर स्वीकार करता हूँ कि बहुत सी फिल्में नैतिक और कलात्मक दृष्टिकोण से बुरी हैं। उनके निर्माता पैसा कमाने के लिए आदमी की घटिया मनोवृत्तियों का दोहन करते हैं। लेकिन अब्बास ये भी कहते हैं कि आपके नेतृत्व में चले राष्ट्रीय आंदोलन ने हिंदुस्तानी सिनेमा को स्वच्छ बनाने और पुनर्जागृत करने में बहुत योगदान दिया है। आप हमारे छोटे से खिलौने पर ध्यान दें और उदारता पूर्ण मुस्कान के साथ इसे अपना आशीर्वाद दें। दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी ने तुरंत इस पर कोई उन्होंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, और जाहिर बात है उन्होंने ऐसा नहीं कि अब्बास की बात से, क्योंकि गांधी जी भी बहुत जिद्दी किस्म के इंसान थे, तो वो कोई आशीर्वाद वगैरह जिस चीज उनके उसमें नहीं आई। और बाद में जिस फिल्म का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जो इकलौती फिल्म उन्होंने रामराज्य देखी, वो उनको पसंद आई, वो 1943 की बात है। और उस वक्त तक उसके बाद उनको लगा कि भाई सिनेमा जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत सीमित ढंग से। लेकिन मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा, जो गांधी की चैपलिन से मुलाकात हुई थी, चार्ली चैपलिन से मुलाकात, जो कि 1931 में हुई, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है कि जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो वो चैपलिन से भी मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि गांधी जी की नजर में उन्होंने कहा ये तो बफून, उनको एक जोकर की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि चैपलिन की कॉमेडी की फिल्में आती थी। लेकिन जब उनको कहा गया कि नहीं ये मजदूरों के से जुड़े हुए हैं और मजदूरों की बात करते हैं, तब गांधी जी किसी तरह से जो है उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, और वो चैपलिन की और गांधी जी की मुलाकात की तस्वीरें जो है वो आज भी हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो एक धरोहर है। और ये भी संयोग है कि गांधी जी से मुलाकात के कुछ 4 या 5 साल बाद चैपलिन की फिल्म आती है मॉडर्न टाइम्स, जो कि दरअसल जो एक मशीन किस तरह से इंसान का अहित कर सकती है, यानी मैकेनाइजेशन जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अहित कर सकता है, उसको दिखाती है। तो वो एक तरीके से चैपलिन का ट्रिब्यूट था गांधी को। और हम बाद में देखते हैं कि जो उनकी ग्रेट डिक्टेटर जो फिल्म आई थी, तो जो उसकी स्पीच है, अगर हम उसकी जो कंक्लूडिंग स्पीच है जो क्लाइमेक्स में आती है और बहुत शानदार स्पीच है, अगर उसके कंटेंट को हम याद करें तो वो पूरा का पूरा उसका जो जोर है वो गांधीयन उस पर है। मैं नीलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ इसी मोड़ पर, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे, पारक साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता निकाला कि जैसे नेहरू का अवसान हुआ तो पर्दे से गांधी भी एक तरीके से गायब हो गए, और वो फिर दोबारा नजर आते हैं, मतलब क्या कहा जाए, रिचर्ड एटनबरो के फिल्म में आते हैं, और फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ महात्मा, और फिर बाजीराव मुन्ना भाई। आप ये हमें बताइए, क्योंकि हम जब गांधी से जुड़ी फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे, मुझे तो वो साहिर का गाना याद आ रहा था, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, जो कि गांधी की प्रार्थना रघुपति राघव राजा राम से प्रेरित है। साहिर और जयदेव ने उस गाने को अमर कर दिया, लता मंगेशकर ने उसको गा के। तो आप हमें बताइए कि गांधी का जो असर था सिनेमा में, गांधी एक किरदार के तौर पर और गांधी एक फिलॉसफी के तौर पर, क्या नेहरूवियन दौर में क्या गांधी का वो असर कम हुआ? क्योंकि नेहरू और गांधी की जो एक विचारधारा थी उसमें भी कहीं ना कहीं एक फर्क दिखाई देता है, जो शासन चलाने को लेकर के या राजकाज, क्योंकि गांधी मतलब कभी प्रधानमंत्री तो बने नहीं और बनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन नेहरू ने चूंकि देश चलाया, उनको देश चलाना था, उनको एक आजाद मुल्क मिला था। तो क्या आपको कहीं उसमें ये फर्क नजर आता है, और इस फर्क की वजह से कहीं गांधी क्या फिल्म पर्दे से थोड़ा दूर रहे कहानियों से?
आप अनम्यूट कर लीजिए नीलेंदु अपने आप को। जी 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 प्लीज। देखिए, अभी हमारे भाई नरेंद्र कौशिक ने बताया कि गांधी और फिल्मों का जो था वो एक तरफा रिश्ता था, और फिल्मी दुनिया जो है वो गांधी से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन गांधी कतई फिल्मी दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे। क्यों, किस तरह से जो है, मुझे लगता है कि नेहरू जो है वो एक तरह से जरिया बन के उभरते हैं, जिस जरिए से गांधी की जो सोच है, जो विचारधारा है, या जो एक तरह से, चाहे वो नेहरू से इकोनॉमिक्स वगैरह के मामले में दूसरी तरफ हो, लेकिन फिर भी जो गांधीवाद जो है, जिसको हम एसेंशियली देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस का जो भी कॉन्वर्सेशन है गांधी जी का, वो सारी दुनिया के सर चढ़कर बोल रहा था। 1931 में जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, तो पेशकश चार्ली चैपलिन की तरफ से हुई थी कि हम मिलना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि 1931 में चार्ली चैपलिन, जो कि दुनिया के हीरो थे, वो भी मान रहे थे कि गांधी दुनिया के एक हीरो है, तो तभी तो वो मिलना चाह रहे थे, वरना वो मिलना क्यों चाहेंगे। गांधी जी नहीं मिलना चाहते, गांधी जी को कोई मतलब, उन्होंने कभी चार्ली चैपलिन को बफून ही समझा या भाण समझा, जो भी कहा। उसके बाद हम आते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास की चिट्ठी पे। तो ख्वाजा अहमद अब्बास और ये जो ब्रीड है, ये उसी वक्त से एक तरह से नेहरू के फैन होने शुरू हो गए थे, क्योंकि नेहरू की जो विचारधारा थी वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी, गांधी के अनुयायी होते हुए भी, वो लेफ्ट लीनिंग विचारधारा थी। और चाहे वो नेहरू हो या बोस हो, तो ये दो जो नेहरू और बोस हैं वो बिल्कुल ही उस तरह के उसमें ना, जबकि गांधी जी थोड़ा सा राइट ऑफ सेंटर थे, और उनके साथ जो राइटिस्ट फोर्सेस थी वो थोड़ी ज्यादा और अलाइंड थी कांग्रेस के भीतर भी। लेकिन जब हम इसके बाद पे आते हैं, 1948 में जब गांधी जी का देहावसान हो जाता है, जब गांधी जी को मार दिया जाता है, तो अगर उस वक्त नेहरू की वो लार्ज विजन इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं होती, और नाक नक्श इंडिया का जो भारत का कैसा हो, किस तरह से निखर कर आए, जो हमारे पास एक विशाल संपदा थी, वो कई दृष्टियों से वो फिल्मों में समावित होकर सामने आती थी, बिकॉज फिल्म इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी अदर आर्ट फॉर्म्स, राइट? सो दोज आर्ट फॉर्म्स, फॉर इंस्टेंस म्यूजिक, हमारा म्यूजिक कहाँ पे था? हम लोगों के यहाँ पे गाने वालियों पर भी उतना उनको भी उतना इस दृष्टि से नहीं देखा जाता था, उनको गाने वाली, नाचने वाली या इस तरह की चीजें कहा जाता था। तो जब, लेकिन ये जो उदार दृष्टि नेहरू लाते हैं, वो गांधी की सोच को भी आगे बढ़ाता है और एक दूसरी सोच को भी साथ में लेकर आता है। तो मुझे लगता नहीं है कि नेहरू और गांधी के जो मतभेद हैं वो उभर के आए, लेकिन सिनेमा जागृत रहे, सिनेमा फले फूले और बढ़े, इसमें नेहरू का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब आप देखिए कि 1952 में या 1951 में सबसे पहला फिल्म फेस्टिवल होता है हिंदुस्तान के अंदर, और जब वो पहला फिल्म फेस्टिवल होता है तो भारत के जो बड़े फिल्मकार थे, बड़े डायरेक्टर थे, जैसे बिमल रॉय उन और सत्यजीत रे, इन लोगों ने सबसे पहली बार डेसिका को और बाइसिकल थीफ देखा, और उस वक्त उनको ये समझ में आया कि हम ऐसा सिनेमा क्यों नहीं बना सकते। तो आप देखिए कि जो फिल्म बिमल रॉय उसके तुरंत बाद बनाते हैं, वो सलील चौधरी की एक कहानी है कि एक गांव का जो किसान है वो अपनी जमीन से मतलब दरबदर होके, वो चूंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, उसकी जमीन ले ली जाती है और उसको
शहर में जाके एक रिक्शा खींचना पड़ता है, वो एक ह्यूमन एनिमल बन जाता है। यानी कि नेहरू ने एनेबल किया, लेकिन फिर भी बिमल रॉय वापस गांधी की ही थीम पे चले जाते हैं कि गांव का उत्थान कैसे हो, गांव का समाज किस तरह से, गांव की इकोनॉमी वो हो, ताकि उस तरह का जो एक आदमी है वो शहरीकरण के चलते या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अपने अस्तित्व को ना खो दे, जिसको आपने अभी मॉडर्न टाइम्स में चैपलिन ने एक तरह से वो किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल ही बिकेम द ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ बीस्ट ऑफ बर्डन इन बिमल रॉयज फिल्म। सो उसके बाद भी आप इस वजह से मेरा मानना ये है कि नेहरू वॉज द एनेबलर ऑफ सिनेमा, नेहरू वॉज द एनेबलर ऑफ अ लॉट ऑफ अदर कल्चरल स्ट्रीम्स जिनको हम लोगों ने पढ़ाया करके रखा हुआ था। आपको याद होगा कि एक जमाना पूरा ऐसा बीता है जबकि महिलाएं सिनेमा में नहीं आती थी, और महिलाओं के किरदार भी जो हैं वो मर्द किया करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसमें से जो निकल कर वो आती हैं महिलाएं, जो है वो सिनेमा में कोऑप्ट होती हैं, वो जिस बैकग्राउंड से आती हैं उस बैकग्राउंड को लेजिटिमेसी एक तरह की देने का काम नेहरू करते हैं। लेकिन वो आके जिस रोल को पोर्ट्रे करती हैं वो गांधी के विमर्श में हमेशा थी। अगर आप नारियोत्थान जैसी फिल्मों की बात कर रहे हैं तो आप या आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं या उस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, तो आप हमारी फिल्मी हीरोइंस में जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो नरगिस हो, चाहे वो मीना कुमारी हो, चाहे और गाने वालियों में भी जिस तरह के अगर आप उस वक्त के क्रॉसओवर गाने की जो महिलाएं गायिकाएं वगैरह थी, उनके बैकग्राउंड को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि दे वर लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी। उनको मेन स्ट्रीम में कतई जगह नहीं मिलती थी। लेकिन जब इस सिनेमा को लेजिटिमेसी मिलने लगी तब जाके आप देखते हैं कि जद्दन बाई की बेटी नरगिस जो है वो मदर इंडिया बनती है, और उसी तरह से कई जो वो है गायक गायिकाएं हैं जो कि सोच लीजिए कि हो सकता है कि कोटेशन मतलब तवायफ और तवायफ उसमें के इर्द गिर्द काम करने वाले जो सारंगी साज थे, जो म्यूजिशियंस थे, उनको जो है वो ला के बॉम्बे में काम मिला। तो आपको जो है एक ऐसा सिनेमा देखने को मिलता है जो फिर वो it is bringing alive the ideologies of Gandhi, the ideas of Gandhi, but the enabling factor here is the social consciousness that Nehru is able to more bring about. एक जगह पे सत्यजीत रे से पूछा गया था कि नेहरू और गांधी में आपको ये सिनेमा में एक शायद इंटरव्यू था, उसमें पूछा गया कि आपको नेहरू और गांधी में से कौन ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने उसमें कहा कि देखिए इसमें आप टैगोर को बाहर नहीं रख सकते, तो नेहरू, गांधी और टैगोर को आप ट्रायम्विरेट मान के चलिए कि किस तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान के कल्चर पर इम्पैक्ट डाला। तो उनके हिसाब से फिर से कि भाई मेरे ऊपर नेहरू का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब उन कहते तो है वो नेहरू का प्रभाव सबसे ज्यादा है, लेकिन हिंदी की एक कालजयी फिल्म जब वो बनाते हैं सदगति, तो उसमें भी उनकी जो सोच है, जो प्रेमचंद के बजाय प्रेमचंद के वो लेकर आते हैं, तो वो फिर से वही जो है जो गांधी की सोच है, जो वो विरसे में नेहरू को दे के जाते हैं, आपको फिर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो ये तो रही कि गांधी इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सिनेमा। नाउ गांधी एज अ कैरेक्टर इन इंडियन सिनेमा या फॉरेन सिनेमा, तो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि गांधी की मृत्यु के बाद
जी हाँ, एक बहुत बड़ा अभी जैसे परख साहब ने कहा कि गांधी की मृत्यु ने ऐसे रिएक्शनरी फोर्सेस को करीब 50-60 साल पीछे धकेल दिया, वरना हो सकता है वो तभी हावी हो जाते या उस वक्त और जरा ज्यादा मुखर हो जाते। लेकिन गांधी के इसके बाद जो है सिनेमा के इसमें एक बहुत उछाल आता है। और जब रिचर्ड एटनबरो आए तो उन्होंने नेहरू से कहा कि नेहरू जी, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म ऑन महात्मा गांधी, एंड दिस वाज इन द अर्ली 50s। तो नेहरू ने कुछ देर चुप करके सोचा, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, जी जरूर बनाइए, व्हाट्स एंड ऑल, राइट। सो ही सेड कि आप सिर्फ वन यूनिडायमेंशनल फिल्म ना बनाइएगा। तो ये भी है कि नेहरू भी चाहते थे कि गांधी के ऊपर जो फिल्म बने तो उसमें सिर्फ एक गांधी को डेफाई करके उस तरह से एक पूजनीय छवि उनकी उस तरह से वैसी ना हो, साथ में उनके जो उन्होंने खुद जो अपनी चीजें जाहिर की, जो अपने को खुद को क्रिटिसाइज किया है गांधी जी ने, उन सारी चीजों को भी थोड़ा सा दर्शाया जाए। वो कभी भी नहीं हुआ है हिंदी सिनेमा में, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक वो माय फादर गांधी, या जो गांधी माय फादर, गांधी माय फादर, जो जिसमें अक्षय खन्ना आई थिंक गांधी के पुत्र बने, बेटे हरिलाल गांधी। तो अलावे उसके गांधी को उस तरह से इवैल्यूएट करते हुए फिल्म नहीं बनी है, और उनको डिफाई करते हुए ज्यादा फिल्में बनी हैं। अब बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये एक और कहानी है। इसी दौरान मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि गांधी विमर्श में और गांधी सिनेमा में हम सिर्फ फीचर फिल्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी कुछ 2 साल पहले मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया उस फिल्म को बनने में, और उस फिल्म को हमारे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर और मेरे एक तरह से गुरु हैं रमेश शर्मा, उन्होंने 3-4 साल लग के बनाई। उस फिल्म का नाम है अहिंसा गांधी। तो ये उनके दिमाग में लगभग जब से फिलिप ग्लास ने सत्याग्रह पे एक पूरा सिम्फनी तैयार किया था, तब से दिमाग में चल रहा था कि गांधी एंड म्यूजिक, तो वर्ल्ड म्यूजिक में, तो इस फिल्म में जो कि अभी शायद HBO वगैरह पे कभी दिख जाए, जल्दी दिखाया जाए, उस बारे में भी ये है कि गांधी चूंकि विमर्श से हिंदुस्तान में कम हो गए हैं, और हिंदुस्तान गांधी को उस तरह से उतना प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। दैट फिल्म, दैट ब्यूटिफुली मेड फिल्म इज हैविंग अ लिटिल डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेटफॉर्म, जो कि मतलब नेटफ्लिक्स पे भी और OTT के प्लेटफॉर्म पे खून खराबा, ये शोर शराबा, इस तरह की फिल्मों का और इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज का इतना ज्यादा बोलबाला हो गया है कि उसमें गांधी को अकोमोडेट कर पाना शायद कमर्शियली मुश्किल हो रहा है। वही गांधी जो कि एक समय में खुद फॉर्मूला थे इसी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे विमर्श आपका शिफ्ट होगा, तो उसी तरह से उस आदमी की जो उसके बारे में, और या वो कथा वस्तु हो या उसकी सोच कथा वस्तु हो, वो भी सिनेमा में उसी तरह से रिफ्लेक्ट की जाएगी। तो ये अहिंसा जो फिल्म है, इसमें गांधी की फुटेज, गांधी की बहुत फुटेज है, लेकिन वो सारी कॉपीराइटेड फुटेज है, उसको खरीद पाना बड़ा मुश्किल काम है, तो बड़ा वो था। लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ जो गांधी के अवतरित होने के बाद, गांधी के इस एक पॉलिटिकल उस पे आने के बाद, ये फिल्म आपको कंक्लूसिवली दर्शाती है कि पूरे दुनिया में को जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका उत्तर सिर्फ गांधीयन तरीकों से ही मिल पाया है पिछले 100 सालों में, और कोई भी लड़ाई उसको शांत नहीं कर पाई है। चाहे वो भारत में सत्याग्रह हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका और में अपार्थाइड और इसका नेल्सन मंडेला का सत्याग्रह हो, उधर
मार्टिन लूथर किंग का सत्याग्रह हो, और इधर ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप के बीच में जो वर्ल्ड वॉर के थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब ले आया था दुनिया को, उसमें भी जो लेश वालेंसा होते हैं और इस तरह के लोग जब उभर के आते हैं, तो उसमें जो एक थॉ आता है और ईस्ट यूरोप जिस तरह से थोड़ा मेल्ट करता है, तो वो जो सारा प्रकरण हुआ, उसमें भी वो लोग गांधी को एंडोर्स कर रहे हैं कि वो आप सही कह रहे हैं नीलेंदु, आप सही कह रहे हैं। और ये जो गांधी का असर है, ये हम देखते हैं किस तरह से विश्वव्यापी है। मैं एक बार फिर कौशिक साहब के पास चलता हूं, क्योंकि उनकी जो किताब है, उस किताब वो मेरे ख्याल में एक अपने तरह की अलग किताब है, अनोखी किताब है, जिसमें गांधी और सिनेमा का जो रिश्ता है, वो जिस मसले पर आज हम बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा। तो पहले तो मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि वो ज़रा हमें ये भी बताएं कि वो जो किताब उन्होंने लिखी, तो ये ख्याल उनको क्यों कराया कि गांधी और सिनेमा के रिश्ते पर किताब लिखी जाए। और दूसरा ये कि जिन फिल्मों का आपने जिक्र किया, उनके अलावा आज के ज़माने में, जैसे मुझे अभी बात करते करते वो अचानक, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सी फिल्में ऐसी रही हैं, तो मुझे शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश जो है वो याद आई, जो जिसमें कहीं ना कहीं गांधीयन थॉट दिखाई देता है, जो हम थॉट की बात कर रहे हैं। और लगे रहो मुन्ना भाई की भी खासियत यही थी कि वो उसमें गांधी एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक परछाई है, वो जिसको कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज। तो वो अंतरात्मा की आवाज की तरह निकल कर आते हैं, और वो कैसे एक आदमी जो कि दर्शक, मतलब वो कहानी इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो एक गुंडा है, गुंडे को एक लड़की अच्छी लगती है, उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो गांधी जी के किताबें पढ़ना शुरू करता है, और वो फिर वो कैसे उसके दिमाग में केमिकल लोचा मचता है, और वो कैसे फिर धीरे धीरे करके वो उसका एक रूपांतरण होता है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से राजकुमार हिरानी ने वो कहानी कही, और इसीलिए वो आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट हुआ। तो मैं आपसे चाहूँगा, हम अपनी बहस के, अपनी चर्चा के आखिरी मोड़ पर हैं, तो आप जरा हमें बताएं उस किताब के बारे में, और थोड़ा और कुछ उन फिल्मों के बारे में जिनको आपको लगता है कि जहां गांधी जी दिखाई देते हैं। जी अमिताभ जी, धन्यवाद। एक्चुअल में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं 2010 में कोई मैगजीन एडिट करता था। ये मैगजीन है इंक्लूजन, और ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पे मैगजीन थी। और जब ये मैं एडिट कर रहा था, तभी मुझे विचार आया था कि मेरे को पीएचडी करनी चाहिए। और पता नहीं कहाँ पे मैंने ये देखा था कि गांधी जी के बारे में और सिनेमा के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। जो लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल नैरो डाउन करके लिखा है, मतलब एक दशक को पकड़ के, या फिर 2 फिल्मों को पकड़ के, 3 फिल्मों को पकड़ के। तो पता नहीं मतलब कहाँ से मेरे को ये विचार आया, लेकिन ये 2010 से मेरे पास में था। 2010 से मैं इस पे रिसर्च करना चाहता था, और फिर मैंने इसके लिए डॉक्टरेट के लिए एनरोल किया। और एक्चुअल में 2 जगह मेरे गाइड हुए, एक जगह होने वाले थे जो गाइड, और दूसरे जो मैं टॉपिक उनको सजेस्ट करता तो सब लोग रिजेक्ट कर देते, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, लेकिन आप इस पे करो, गांधी इन सिनेमा, महात्मा गांधी इन सिनेमा, आप इस पे करो, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो मुझे लगता है मेरी किस्मत अच्छी रही, और फिर मैंने इस पे रिसर्च किया, थोड़ा बहुत रिसर्च किया, क्योंकि गांधी पे रिसर्च करने के लिए 1-2 साल नहीं, मतलब सारी लाइफ भी कम है एक्चुअल में। क्योंकि गांधी जी के बारे में सिर्फ ये नहीं है कि गांधी जी फोटोग्राफ बहुत हुए और फिल्म बहुत ज्यादा हुए। गांधी जी के बारे में जितना लिखा गया, शायद ही किसी के बारे में लिखा गया हो। उनका शायद ही कोई क्षण हो, कोई मोमेंट हो जिसके बारे में नहीं लिखा गया हो। तो उनके लिए ऐसे आदमी के बारे में रिसर्च करने में तो बहुत ज्यादा वो लगेगा, बहुत ज्यादा एक लाइफ टाइम मुझे लगता पूरा नहीं होगा। और तो ये किताब उसी रिसर्च का फल है मेरी, जो रिसर्च मैंने की थी डॉक्टरेट के लिए। और इसमें हमने क्या किया था, एक्चुअल में हमने पूरे इसको लिया है, पूरे सिनेमा के 100 वर्ष के इतिहास को लिया है, क्योंकि ये 1913 से लेके 2013 तक की रिसर्च थी। और इसको हमने पूरा डिवाइड करके और फिर उस तरह से देखा।
और क्योंकि मैं बता रहा था शुरू में जो हमने क्या किया था, इसमें हमने उनके 5 जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, मेन जो उनके आइडियल्स थे, जैसे ट्रुथ हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, स्वदेशी हो गया, सर्वधर्म सद्भाव हो गया, और ये हमारा हो गया, इसके अलावा अनटचेबिलिटी हो गया। हमने ये 5 उसमें से लिए थे, और क्योंकि उनके 11 के 11 उस पे करना बहुत मुश्किल होता, बहुत ज्यादा हो जाता। जी और फिर ये ऐसी चीजें हैं ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कवर करती है। जी क्योंकि जी अगर जी आप सच नरेंद्र जी, बोलते मैं हो, आप जो बता रहे हैं निश्चित तौर पर एक्चुअली क्या है कि हमारा जो समय है, हमारी समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है, तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देना चाहेंगे। और बस मैं कंक्लूडिंग रिमार्क ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग सिनेमा पर बात कर रहे हैं, गांधी और सिनेमा के रिश्ते पर, तो जिस तरह की फिल्मों में आज जो बन रही है, जैसे मुल्क जैसी फिल्म बनती है या आर्टिकल 15 जैसी कोई फिल्म बनती है, जहां हम ये देखते हैं कि वो सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में बात होती है या हिंदू मुस्लिम रिश्ते के बारे में बात होती है, गर्म हवा जैसी कोई फिल्म बनती है, तो वो फिल्में कहीं ना कहीं उन मुद्दों को, उन मसलों को उठाती हैं जिनसे गांधी हमेशा अपने जीवन भर जिन चीज़ों को उठाते रहे अपने पब्लिक डिस्कोर्स में। तो आप सब लोग इस बातचीत में शामिल हुए, आपने गांधी और सिनेमा के बारे में अपनी राय जाहिर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। हम यार